नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल माई गुरुजी एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी ये क्लास जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होती है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखिएगा और बीच में स्किप मत कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलता रहे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो क्लास का टाइमिंग देख लीजिए, जो कि जीके जीएस की जो क्लास होती है वो दोपहर में 2 बजे चलती है और कला वर्ग का जो क्लास होता है वो शाम को 4 बजे चलती है और हिंदी स्पेशल की जो क्लास होती है वो शाम को 7 बजे चलती है। तो डेली बेसिस पे जो है दोस्तों ये 3 क्लासेस चलाई जाती हैं, तो आप सभी लोग जो है इसमें जुड़ना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को और आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि जीके जीएस का क्लास रहने वाला है। और इसमें जो है दोस्तों बेसिक्स पॉइंट्स को भी बताते हुए चलेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन पहला क्या दिया गया है, तो सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और जवाब भी देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही है उत्पादन के कारक के रूप में। तो सभी लोग जो है जवाब देने का प्रयास कीजिएगा साथियों। तो उत्पादन के कारक की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अंतर्गत जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, तो भूमि हो गया, भूमि है, और श्रम जो होता है भौतिक, पूंजी, ये सब जो होते हैं दोस्तों ये सब उत्पादन के कारक होते हैं। और बात करते हैं जो भारत में श्रम के बारे में उत्पादन के कारक के रूप में जो है ये सबसे अधिक मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं, सबसे अधिक मात्रा में होते हैं। तो याद रखिएगा जो उत्पादन के कारक हैं तो भूमि, श्रम, भौतिक और पूंजी जो हैं ये सब उत्पादन के कारक होते हैं। और भारत में श्रम के उत्पादन के कारक के रूप में जो है ये सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो ए दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों और जवाब भी सभी लोग देने का प्रयास कीजिएगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें हम बात करते हैं जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो दिया गया दोस्तों, तो प्राथमिक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो प्राथमिक के अंतर्गत जो आते हैं दोस्तों वह कृषि हो गया, क्या होता है, कृषि, वानिकी, ध्यान दीजिएगा, और लॉगिंग हो गया, मछली पकड़ना, ये सब जो होते हैं दोस्तों ये प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीयक की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो आते हैं दोस्तों कारखाना हो गया, कारखाना है, लौह इस्पात हो गया, ये सब जो होते हैं दोस्तों ये सब जो है द्वितीयक के अंतर्गत आते हैं। और तृतीयक के अंतर्गत जो आते हैं दोस्तों सेवा क्षेत्र होता है, बैंक होता है, क्या होता है, बैंक होता है, और स्कूल, ये सब जो होते हैं दोस्तों ये सब तृतीयक के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा जो प्राथमिक के अंतर्गत कृषि, वानिकी और मछली पकड़ना ये सब जो होते हैं प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीयक के अंतर्गत कारखाना, लौह इस्पात, ये सब जो होते हैं द्वितीयक के अंतर्गत आते हैं। और तृतीयक के अंतर्गत जो है सेवा हो गया क्षेत्र, बैंक हो गया, स्कूल, ये सब जो होते हैं तृतीयक के अंतर्गत आते हैं। और इसमें हम सवाल की बात करते हैं तो भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी हुई है दोस्तों तो इसमें जो हो जाएगा वो तृतीयक जो दिया गया है साथियों, ये जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि इसमें प्राथमिक द्वितीयक को मिलाकर जो है इसमें रखा जाता है। तो इसमें जो तृतीयक दिया गया इसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र हो गया, बैंक हो गया, स्कूल हो गया, ये सब जो होते हैं ये तृतीयक के अंतर्गत सबसे
ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी जो दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों इस पॉइंट्स को। और अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो साथियों ये जो है अनुच्छेद 32 जो है ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा हृदय का आत्मा कहा जाता है। तो याद रखिएगा। और दोस्तों हम बात करते हैं जो कि अनुच्छेद 32 जो होता है दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट के पास जो है रिट्स जारी करने की शक्ति होता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों और जवाब भी देने का प्रयास कीजिएगा। सरकार में राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है। तो सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन है कुलीन तंत्र, एकतंत्र, धनतंत्र और लोकतांत्रिक। तो इसमें जो दिया गया दोस्तों लोकतांत्रिक जो दिया गया दोस्तों ये जो है लोकतांत्रिक सरकार जो है इसमें राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित जो की जाती है तो लोकतांत्रिक में की जाती है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन डी दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, लघु पाषाण क्या होते हैं? तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। जो लघु पाषाण जो होते हैं दोस्तों ये जो है एक माइक्रोलिथ एक छोटा पत्थर का बना उपकरण होता है। क्या होता है? जो लघु पाषाण जो होता है ये एक माइक्रोलिथ एक छोटा पत्थर का बना उपकरण होता है। क्या होता है? पत्थर का बना एक उपकरण होता है जो आमतौर पर फिलंट या चेट से बना होता है। तो याद रखिएगा जो इसमें सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो दिया गया है पत्थर के औजार जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। जो कि लघु पाषाण क्या होते हैं? तो पत्थर के औजार होते हैं। जो कि लघु पाषाण एक माइक्रोलिथ छोटा पत्थर का बना उपकरण होता है। तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? तो चंपारण आंदोलन जो है ये किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? तो ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बंगाल। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। जो इसमें सही जवाब हो जाएगा चंपारण आंदोलन जो है ये बिहार भारतीय राज्य में जो है वो शुरू किया गया था। जो कि इसमें बात करते हैं जो ब्रिटिश शासन की अवधि के दौरान बिहार के चंपारण जिले में जो है 1917 में क्या दोस्तों चंपारण आंदोलन जो है दोस्तों ये 1917 ईस्वी में जो है इसको शुरुआत किया गया था। और किसने किया था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी ने जो है दोस्तों चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। तो याद रखिएगा जो कि इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चंपारण आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1917 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, 8 ग्रहों में मंगल सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो 8 ग्रह जो है दोस्तों ये मंगल और सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो याद रखिएगा जो 8 ग्रह होते हैं दोस्तों उसको हम क्रम से लिखते हैं। तो पहला क्या है? तो पहला जो होता है बुध है। क्या है? बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी होता है तीसरे नंबर पर। और चौथे पर क्या होता है? चौथे पर होता मंगल हो गया। और बृहस्पति हो गया और शनि हो गया। और उसके बाद यूरेनस। ये जो 8
ग्रह हैं तो कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, जो कि ये सूर्य के दूरी के क्रम में लिखे गए हैं। तो इसमें क्या पूछा गया? मंगल जो है सूर्य से कौन से स्थान पर है? तो मंगल ग्रह जो है किस स्थान पर है? तो पहला बुध है, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी और चौथा जो है वो मंगल है। तो यानी कि क्या हो जाएगा इसमें? जो सही जवाब हो जाएगा वो चौथे स्थान पर है। क्या है? मंगल जो है ये सूर्य से चौथे स्थान पर है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन डी दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक एक लाइक करते हुए चलिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं? तो सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी ग्रह जो हैं वो निश्चित पथ को क्या कहते हैं? तो भू आभ, परिधि, कक्षा या परिमाप। तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग दोस्तों। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा जो कि सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को जो कहा जाता है उसे कक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कक्षा कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो दिया गया इसमें ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए और जवाब भी देने का प्रयास कीजिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव आँख के किस भाग पर छवि बनती है? तो मानव आँख के किस भाग पर छवि बनती है आप सभी को इसमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है रेटिना, कार्निया, आँख की नस, आँख की पुतली। तो इसमें जो रेटिना जो दिया गया दोस्तों ये जो है मानव आँख के छवि बनती है तो वो रेटिना पर बनती है। किस पर बनती है? रेटिना पर बनती है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए दिया गया है ये इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया द्वारा शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को हटाया जाता है उस प्रक्रिया को आमतौर पर डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिया गया है क्या? प्रजनन, श्वसन, मलोत्सर्जन, चूषण। तो दोस्तों जिस प्रक्रिया द्वारा शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को हटाया जाता है उस प्रक्रिया को जो कहा जाता है तो मलोत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मलोत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डार्क पेशी डायफ्राम जो कि आँख की पुतली को नियंत्रित करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो डार्क पेशी डायफ्राम जो होता है ये आँख की पुतली को नियंत्रित करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो ऑप्शन दिया गया है कार्निया, सिलियरी मांसपेशियों, आँख की पुतली, क्रिस्टलीय लेंस। तो देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वह क्या हो जाएगा? आँख की पुतली जो होता है ये जो है डार्क पेशी डायफ्राम आँख की पुतली को नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो सी दिया गया है ये जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं? तो किस प्रकार के दर्पण जो होता है वो हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं? तो ऑप्शन है अवतल, उत्तल, समतल या फिर कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वह समतल जो दिया गया है, समतल छवि बनते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो सी दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, किस घटना की वजह से पानी के गिलास में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार की तुलना में बड़ा दिखता है? तो ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों बता दें ये जो क्लास चलती है जीके जीएस की ये दोपहर में 2 बजे चलती है। तो आप सभी लोग जो है डेली बेसिस पे जुड़ना मत भूलिएगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होती है। तो इसमें आप सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह प्रकाश का अपवर्तन जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये दोस्तों यदि बात करते हैं जो प्रकाश का अपवर्तन होता है ये जो है
ये जो बनता है जब विद्युत प्रकाश के रूप में विद्युत चुंबकीय विकिरण एक पदार्थ या माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो प्रकाश तरंगें एक घटक से गुजर सकती हैं, जिसे अपवर्तन के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन बी दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। और क्वेश्चन है MP3 प्रारूप क्या है। तो ये भी दोस्तों बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन पूछा गया है। तो MP3 का प्रारूप क्या है, तो ऑडियो प्रारूप होता है। क्या होता है, ऑडियो प्रारूप होता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन देखिए, बिना बुझा हुआ चूने ठोस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बिना बुझा हुआ चूना जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका तो आप सभी को जवाब जरूर पता होना चाहिए दोस्तों, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, तो CaO जो है ये बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, काजल का जलना काजल नहीं कागज का जलना जो है ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कागज का जो जलना है ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन है भौतिकी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें से आप सभी को बताना है। तो कागज़ की बात करते हैं, जब एक पेपर जो है दोस्तों जला दिया जाता है तो यह राख और धुआं बनने के लिए जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, जो कि उसे क्या कहा जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के रूप में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन बी दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि कागज़ का जलना जो है ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र में ने प्रसिद्ध दी। तो जवाब दीजिएगा जो है कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने प्रसिद्धि जो दी है वो किसने दी है। तो ऑप्शन है शेखर गुरेरा, सुधीर तैलंग, कुट्टी, RK लक्ष्मण। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वह जो दिया गया है कौन सा, ऑप्शन डी RK लक्ष्मण जो है दोस्तों ये जो है कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र में प्रसिद्धि दी है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो डी दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, डिफोक्सी लेंस का आविष्कार किसने किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिफोक्सी लेंस का जो आविष्कार किया है वो किसने किया था। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वह कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो दिया गया है बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ये जो है डिफोक्सी लेंस का आविष्कार किया है, जो कि ये जो है बाईफोकल चश्मा जो है विकसित किए थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो बी दिया गया इसका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों यदि बात करते हैं डिफोक्सी लेंस का जो है आविष्कार जो है कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1784 ईस्वी में जो है डिफोक्सी लेंस जो एक इसका आविष्कार किया था 1784 ईस्वी में किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो बी दिया गया है इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, कौन सा एकमात्र खेल है जहां राग बोलना अनिवार्य है। तो राग बोलना अनिवार्य जो है ये कहाँ का एकमात्र खेल है। तो याद रखिएगा जो इसमें सही जवाब हो जाएगा वो कबड्डी जो दिया गया दोस्तों ये जो है एकमात्र खेल है जहां राग बोलना अनिवार्य होता है। और दोस्तों बात करते हैं इसमें प्रत्येक टीमों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो प्रत्येक टीम में जो है दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। तो याद रखिएगा। और बात करते हैं क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी जो है इसमें भी 11 खिलाड़ी होते हैं। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए दिया गया इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। तो दोस्तों सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो
तो मध्य प्रदेश में जो है भीमबेटका की गुफाएं जो है ये पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। और दोस्तों बात करते हैं जो भीमबेटका जो है ये गुफाएं हैं ये कहाँ में स्थित है, तो ये जो है मध्य प्रदेश में, कहाँ पर दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहाँ दोस्तों, रायसेन जिले में जो है स्थित है। तो याद रखिएगा जो भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और मध्य प्रदेश में जो है भीमबेटका की गुफाएं जो है ये पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण इसको माना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और क्वेश्चन अगला देखिए, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन जो है ये किस वर्ष शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा ये दोस्तों पिछली बार क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो खिलाफत आंदोलन जो है ये 1919 से 1920 तक जो है चला था। तो याद रखिएगा इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो 1920 है इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हो जाएंगे, तो भगत सिंह जो है दोस्तों ये इसके सही जवाब हो जाएंगे। जो कि भगत सिंह की बात करते हैं तो ये जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है इनको। तो याद रखिएगा जो भगत सिंह है ये स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। और दोस्तों बात करते हैं कि ये जो है इनको फांसी कब दी गई थी। तो इनको फांसी जो दी गई थी 1931 में जो है इनको फांसी दी गई थी। और इनकी उम्र कितनी थी, तो 23 वर्ष की उम्र में जो है इनको फांसी दी गई थी दोस्तों। तो याद रखिएगा इस पॉइंट्स को। और अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने प्रशांत द्वीप समूह देशों भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग फोरम FIPIC के दूसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह कौन सा, भारत जो है दोस्तों ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉक्स बाजार दुनिया में सबसे लंबा समय तक अटूट समुद्र तट है। तो दुनिया में सबसे लंबा समय तक अटूट समुद्र तट जो है वो कौन सा है, तो और कहाँ पर स्थित है। तो कॉक्स बाजार जो है दोस्तों ये दुनिया का सबसे लंबा अटूट समुद्र है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये जो है दोस्तों बांग्लादेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो बांग्लादेश में स्थित है। जो कि इसकी लंबाई कितनी है, तो कॉक्स बाजार की जो लंबाई है दोस्तों ये जो है 120 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। तो याद रखिएगा जो कि यह दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्री तट कहा जाता है। तो याद रखिएगा। और इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आप सभी को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अगली क्लास जो है वो 4 बजे की क्लास है। तो याद रखिएगा उसमें सभी लोग जुड़ना मत भूलिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।